वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज हमारे सीरीज में जो हम लेखपाल की चला रहे हैं उसमें पॉलिटी चल रही है। पॉलिटी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रेम्बल। ठीक है, तो प्रेम्बल आज हम पढ़ेंगे। ऑल्दो ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आपको सारा बेसिक डिटेल में पढ़ना है, बट ये अच्छा है ना कि आप डिटेल्स में बेसिक्स पढ़ लोगे तो आपको जो एमसीक्यूज हैं वो इजीली टैकल हो जाएंगे। ठीक है, उसकी भी एक सीरीज शुरू करूंगा मैं, बट अभी प्रेम्बल पे फोकस करते हैं। तो प्रेम्बल क्या, बेसिक्स देख लेते हैं प्रेम्बल की। प्रेम्बल है क्या? ठीक है, बेसिक्स। प्रेम्बल एक तरह से हमें इंट्रोड्यूस करता है गाइड से, सेट ऑफ गाइडलाइन से, पर्पस से। क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस, प्रिंसिपल और फिलोसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, किस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, उसके गाइडलाइंस क्या है, क्या वो ब्रेक कर सकता है, क्या वो ब्रेक नहीं कर सकता, वो उसका जो फिलोसफी और सेट ऑफ रूल है वो बताता है प्रेम्बल। ये हमारे ग्रांड और ग्लोबल विजन को बताता है। हम एकता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, इंटरनेशनल पीस चाहते हैं, ये सब बताता है ना। और ये बताता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका विजन भी हमें बताता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ड्राफ्ट था जो पंडित नेहरू लाए थे 13 दिसंबर 1946 में। मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग चीज़ों को काम करने को दिया, तब नेहरू जी लेके आए कि देखो हम काम किसके बेसिस पर करेंगे, कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए ना, कोई ट्रॉच तो दिखाया हमें कि हमें इस तरफ जाना है। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कि इस तरह से हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ब्लूप्रिंट कह सकते हैं आप उसे, है ना, ब्लूप्रिंट। वो बनाया पंडित नेहरू ने और दिया, और फिर सब लोगों ने उसको फॉलो करते हुए अपने अपने विजन से, अपने अपनी समझ से कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स पर काम किया। सबसे पहले प्रेम्बल पहली बार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा था। प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। ये एन ए पालकी वाला ही वो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यूअर है एक तरह से। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंटली सुना और समझा और उनको बताया। तो इन्होंने, एन के पालकी वाला नाम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ना। इन्होंने बोला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते, ये याद होना चाहिए एज अ इंडियन, नॉट ओनली ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट तो हो ही आप लोग, बट एज अ इंडियन आप लोगों को अपने इंडिया का कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल रटा होना चाहिए। कोई पूछे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बता सको। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये जब आप अच्छे से समझ लोगे ना कि इस कहना क्या चाह रहा है, तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि अ, पूरे इसको एक बार पढ़ने से, समझने से, आप पूरा होल समझने से आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। सबसे पहले क्या बोल रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं जो, हैविंग सोल मनी रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। मतलब हम अपने भारत के संविधान, हम जो भारत के नागरिक हैं अपने आप को सौंपते हैं संविधान को, ताकि हम संविधान को सॉवरेन बना सके, सोशलिस्ट बना सकें, सेक्युलर बना सके, डेमोक्रेटिक बना सके, रिपब्लिक बना सके। ये हर एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस और आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो एक एक वर्ड पे पूरा पूरा मेंस का क्वेश्चन आ जाता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो सिक्योर करे सिटीजन को, किस तरह से जस्टिस मिले सिटीजन को। जस्टिस किस तरह की मिले, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, मतलब आज़ादी मिले। आज़ादी किस तरह की मिले, थॉट की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, अपने बिलीफ और फेथ और वर्शिप को फॉलो करने की आज़ादी। इक्वलिटी मिले, है ना, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, समाज में सामान्यता का अधिकार, और अपॉर्चुनिटी में स्टेटस मिले, इक्वलिटी मिले, ताकि हर कोई एक दूसरे अपने आप में प्रमोट हो सके। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी ना भाईचारा, ब्रदरहुड, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। भाईचारा हम बढ़ाएं, अपनी भी डिग्निटी इंडिविजुअल की भी रहे और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी भी साथ में बनी रहे। इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दिस 26 नवंबर 1949 में हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं और दे देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है, ये याद होना चाहिए आप सबको, आपको हेल्प मिलेगी इसको पढ़ने में। अब हम देखते हैं प्रेम्बल की सोर्सेस क्या है ना, कहाँ से प्रेम्बल हमने उठाया, प्रेम्बल्स के फॉलोइंग आइडियाज और क्या थे, तो सोर्स कहाँ से है। प्रेम्बल बताता खुद में वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पीछे आप जाओगे ना तो इसमें दे रखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वी द पीपल, तो सोर्स कहाँ से आ रही है, संविधान को ताकत कहाँ से मिल रही है। संविधान को ताकत मिल रही है भारत के लोगों से, भारत के लोगों ने कहा है कि हम अपने आप को देते हैं।
नेचर कैसा है भारत की स्टेट्स का? सोवरेन है, मतलब हर कोई। सोवरेन का मतलब होता है कि भारत के सारे फैसले, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल, हम अपनी आजादी से अपनी मर्जी से ले सकते हैं। सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हम ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका ऑब्जेक्ट है कि हम जस्टिस दे सके सबको, लिबर्टी दे सके, इक्वलिटी दे सके, फ्रेटर्निटी दे सके। एडॉप्ट करने की डेट क्या है? वही 26 नवंबर 1949। preamble is neither source nor the prohibition upon the power of legislature। लेजिस्लेचर को ना तो ये ताकत देता, ना ये उसको प्रोहिबिट करता, रोकता, बट ये हमें इंडिकेट करता है। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, प्रोविंस कैन बी एनफोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। नॉन जस्टिसिएबल मतलब प्रियम्बल की चीजों को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर लॉ नहीं बना हुआ है, बट हाँ कोर्ट और संविधान या कानून करता लॉ बना के प्रेम्बल से रिलेटेड चीजों को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब देखते हैं एक एक वर्ड को तोड़ के उसका मतलब क्या होता है। सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन, इंडिया इज एक्सटर्नली सोवरेन, इंडिया इज इंटरनली सोवरेन। मतलब इंडिया अपने बाहरी, आंतरिक और बाहरी दोनों फैसले खुद से ले सकता है, किस कंट्री से कौन सी डील करनी है। जैसे अभी इंडिया और यूएसए के बड़े टेंशन चल रहे हैं। यूएसए बोल रहा है कि अगर साइन नहीं हुआ, अपनी बात नहीं मानी, रशिया से ऑयल नहीं रोका, तो हम 500% टैरिफ बढ़ा देंगे। अभी इसी में इंडिया का कॉल है, वो माने ना माने, इंडिया को रोक नहीं सकता। और इंटरनल फैसले, कौन सी स्टेट में कौन सी सरकार बनेगी, कौन गवर्नर बनेगा, ठीक है, किस देश में, किस राज्य में कौन सी ट्रेन चलेगी, ये सब हम अपनी मर्जी से, इंटरनली लोगों की मर्जी से चलता है। इसमें बाहरी आंतरिक शक्ति, कोई भी बाहरी ताकत हमें बोल नहीं सकती। तो सोवरेन का सिंपल मतलब है फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। फ्री गवर्नमेंट विच डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल मेक लॉ दैट गवर्न द पीपल। मतलब लोग डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट चुनेंगे चुनेंगे और गवर्नमेंट के बाद लोग अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट से लॉ भी वही बनाएंगे। इसमें कोई एक्सटर्नल पावर कोई डेडिकेट नहीं करेगी। अब आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट पहले, जैसे जब संविधान बना था ना, एक्चुअल प्रियम्बल में ये सब वर्ड नहीं थे, 3 वर्ड नहीं थे। ये बाद में 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा 42nd अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये 3 वर्ड ऐड किए थे। तो सोशलिज्म है इकोनॉमिक फिलोसफी, सोशलिज्म है इकोनॉमिक फिलोसफी। इंडिया अडॉप्ट करता है मिक्स इकोनॉमी। देखो, दो तरह की इकोनॉमी है। एक होती है प्राइवेट ओनरशिप, कि सारी कंपनीज प्राइवेट ओन है सारी का जो, और एक होती है गवर्नमेंट ओनरशिप, कि सारी कंपनीज रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने ओन करी है। बट इंडिया मिक्स काम करता है, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, कुछ इंडिया ओन भी है ना। और प्राइवेटाइजेशन की तरफ, पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो ज़्यादातर हमारी कंपनी पब्लिक ओन थी। पब्लिक ओन मतलब गवर्नमेंट ओन थी। क्यों? क्योंकि हमें डर था कि हम अभी आज़ाद हुए हैं, और अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा पावर दे देते हैं तो शायद पहले से ब्रिटिशर्स ने हम पर कब्जा कर लिया, दोबारा ऐसा ना हो। पर धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ, तरक्की हुई, पावरफुल बनते गए, तो हमने मिक्स इकोनॉमी की तरफ अपना ट्रांजिशन लिया। प्राइवेटाइजेशन हुआ। सबसे पहले हमने बैंक्स प्राइवेटाइज कराए थे, ठीक है। जैसे आज आप देखो, एप्पल है। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, जितनी उसकी ईयरली टर्नओवर इतना तो दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज का इकोनॉमी नहीं है। वो कुछ भी करवा सकते हैं, वो वर्ल्ड वॉर करवा सकते हैं, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को, तो उनके पास पावर है। ऐसे ही उस समय ट्रेडिंग पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो बड़ी कंपनी थी। तो इसलिए हम लोग ने चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, तो हमने मिक्स इकोनॉमी की तरफ जाने शुरू किया, ठीक है। आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी ये सोशलिस्ट लर्निंग की बात करता है। इंडियन सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये ब्लेंड है गांधीज्म का और मार्क्सिज्म का। मार्क्सिज्म बोलते हैं कि भाई सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए, जो जनता अपने हिसाब से पब्लिक ओन हो। गांधी जी इस चीज को फेवर में नहीं करते। तो ये जो हमारी सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म है, ये मिक्स है, दोनों की भावनाओं को लेके चलते हैं ये। सोशलिज्म एक सोशल फिलोसफी है जो सोसाइटी को इक्वलिटी देने की बात करती है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड करता है पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को, डिजीज को, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। इस तरह से बोला गया है। अब आते हैं सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये है, देखो जैसे चाइना में, चाइना, पेरिस, फ्रांस, इनकी पॉलिसी ये है कि अगर हमने कभी कोई रिलीजन अप्लाई किया, तो गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट और स्टेट किसी रिलीजन को फॉलो भी नहीं करने देगी। आपका जो रिलीजन है वो प्राइवेट है, आप खुद से कुछ भी कर सकते हो। इंडिया का ये है, इंडिया की थोड़ी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ये भी। 42nd अमेंडमेंट में आया था। इंडिया भी यही बोलता है कि हमारा कोई रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, बट स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में हेल्प करेगी। जैसे जो मुस्लिम भाई हैं वो मक्का मदीना जाते हैं, तो इंडियन लोग, इंडियन गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंस करती है।
मंदिर बनवा रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करती है, कॉरिडोर बनाने में हेल्प करती है। तो इंडिया एज अ स्टेट, इसका कोई रिलीजन नहीं है, बट इंडिया एज अ स्टेट अदर रिलीजन्स को फुलफिल करने में, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने में, उसको हेल्प करने में काम करती है। स्टेट विल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ऑल पीपल्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। देखो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, पर आज़ादी है लोगों के पास कि वो अपना प्रोफेस कर सकते हैं, रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, और प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली टू, और प्रोफेस कर सकते हैं मतलब प्रचार कर सकते हैं रिलीजन का ऑफ देयर चॉइस। ये किस में बोला है? SR बोमई और अदर यूनियन ऑफ स्टेट, इस वाले कोर्ट में जस्टिस केस में जस्टिस में आया है। आर्टिकल 25 से 28 फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हाईलाइट द सेक्युलर कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर बताता है, ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है। मैं अभी आगे इसके बाद फंडामेंटल राइट्स पर भी पहुंचेंगे, है ना, तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बाइसिस बताता है प्रेम्बल का आर्टिकल 14, 15, 16, 25 से 28, 29 से 30, 44 और 325, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइसिस बताता है। अब आते हैं हम डेमोक्रेटिक पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अथॉरिटी ऑफ पीपल, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर अकाउंटेबल टू देम। मतलब इसका बोला गया है कि जो भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट अपॉइंट होगी, वो पीपल्स द्वारा इलेक्ट की जाएगी और पीपल्स द्वारा का उसको अकाउंटेबिलिटी होता है। ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल किसकी है? लोगों के लिए। जैसे आज आज सेंटर में बीजेपी की है, पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है ना। तो जो गवर्नमेंट हमने, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जो चूज किए हमने, वो जनता के लिए अकाउंटेबल है और जनता के लिए ही वो काम करेंगे, इस तरह से बोला गया है। डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, एक सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, पीरियोडिक इलेक्शन है, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और सेटल डाउन। हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेसी का, उसमें कितनी चीजें मिली है हमें? एडल्ट फ्रेंचाइजी मिली है, मतलब 18 साल के बंदा, ये जो भी है 18 साल से ऊपर हो चुका है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन दे सकता है। हमारे इलेक्शन होंगे 5 साल बाद, हर बार इलेक्शन का टाइम दे रखा है। रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है, इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी के हिसाब से होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे, है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी, और हमारा डिस्क्रिमिनेशन से अलग है। ये इस तरह की हमारी डेमोक्रेसी है, इस तरह से ये बताया गया है इसमें, ठीक है। अब रिपब्लिक पे आते हैं। रिपब्लिक क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मोनार्क और रिपब्लिक। मोनार्क जो राजा महाराजा होते हैं, रूल ऑफ पर्सन, या डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो एक तरह से, या राजा महाराजा चलते थे, वो मोनार्क था। रिपब्लिक मतलब लोग, जनता, पब्लिक के हिसाब से जो रूल होता है वो होता है जनता का, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब जनता का रूल है हमारे। एंटेल्स इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जो स्टेट का इलेक्टेड हेड होगा वो जनता द्वारा चुना गया होगा। अब हमारे स्टेट का इलेक्टेड हेड कौन होता है? जैसे सेंटर में तो प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर हो गए, ठीक है। अगर लोकल लेवल पर करें तो ग्राम पंचायत, सरपंच, ये सब जो है, म्यूनसिपैलिटी, ये भी हमने जनता को इलेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे जो स्टेट के हेड है, ये हमने इलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट इलेक्शन के द्वारा, तो ये हमारे रिपब्लिक है। अगर कोई राजा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुगल थे, तो बाबर के बाद क्या आया था? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद अकबर आया। तो ये इलेक्टेड हेड नहीं थे, लोगों ने नहीं पूछा कि भाई हम इलेक्शन करेंगे, वोट नहीं, ये एक राजा है, इसकी डायनेस्टी है, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, सिंपल ये है मोनार्क वाला, ठीक है। तो या तो अब ये रिपब्लिक में दो तरह से इलेक्शन होते हैं, या तो डायरेक्ट इलेक्शन हो सकते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो सकते हैं। जैसे एमएलए एमपी के हम इलेक्शन डायरेक्ट करते हैं, जनता जाती है और उसको वोट कर देती है, ठीक है। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता नहीं जाती, प्रेसिडेंट में ये जो जनता ने एमएलए एमपी चूज कर लिया कि भाई तुम भी तो कुछ काम करो, तो यही हमारे लिए प्रेसिडेंट चूज कर देती है, क्योंकि हर इलेक्शन में तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, हमारे और भी तो काम है, तो इसलिए। आर्टिकल 54-55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, तो ये हमारा रिपब्लिक का बताता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे इंडियन स्टेट का? जस्टिस देना, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रीडम, ये अभी बताया था ना, फ्रेटर्निटी, ये चार चीजें हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का, कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। देखो, देश के कॉन्स्टिट्यूशन किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है? प्रेम्बल में। प्रेम्बल में बताया गया कि हमारा देश किस तरह का है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सब चीज उसके अंदर है। और हमारा ऑब्जेक्टिव है अपनी जनता को, अपने देश को किस तरह का बनाना, जस्टिस दिलाना, इक्वलिटी देना, लिबर्टी देना और फ्रेटर्निटी देना, ऑब्जेक्टिव है। तो जो जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है रशियन रिवॉल्यूशन से, 1917 में हुआ था। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस ली है, ठीक है। और इसको जस्टिस देने के लिए हमने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिए और फंडामेंटल ये डीपीएसपी लिए और ड्यूटीज लिए।
इक्वलिटी क्या है? ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये बताता है आपको स्टेटस में इक्वलिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। मतलब स्टेटस में सब समान है, हिंदू मुस्लिम इकाई या फिर हिंदुज़म में जो कैटेगराइजेशन है वो भी समान है। जो पहले था वैसा नहीं। आप कोई भी किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए कोई भी एग्जाम दे सकता है, जैसे आप लोग लेखपाल के एग्जाम दे रहे हो तो कोई भी उसमें दे सकता है। अपॉर्चुनिटी भी सेम है, किसी को रोका नहीं जाएगा। सिर्फ कास्ट रिलीजन बेसिस पे, ठीक है, या सोशल स्टेटस के बेस पे, क्या पैसा के पास है वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा। अब आती है इसमें सिविल इक्वलिटी। सिविल इक्वलिटी देते हैं फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटिकल इक्वलिटी देता है आर्टिकल 325। जब इलेक्शन होता है तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 326 मतलब वोट देने का अधिकार सबको समान है। तो ये पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल जो इक्वलिटी वो कौन दे रहा है? ये आर्टिकल 325 दे रहा है, 326 दे रहा है। इकोनॉमिक इक्वलिटी दे रहा है आर्टिकल 339 और डीपीएसपी। ठीक है, ये वाला आर्टिकल दे रहा है। अब इक्वलिटी तीन तरह की इक्वलिटी कौन सी है? सिविक, पॉलिटी सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब इन तीनों के लिए अलग अलग आर्टिकल है। ठीक है। लिबर्टी, ये भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। लिबर्टी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की आज़ादी। एक्सप्रेशन, अपने विचार एक्सप्रेस करने की आज़ादी। आप मीडिया में बोल सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, पैम्पलेट लगा सकते हो। बट इसमें सब में थोड़े थोड़े से बैरियर है और लिमिटेशन है, जो हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे कि आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे कि सामने वाले को प्रॉब्लम थी। अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो। बिलीफ, आप किसी में भी बिलीव कर सकते हो। पेड़ पे बिलीव करो, पौधे पे बिलीव करो, ताबीज में बिलीव करो, भगवान में बिलीव करो, ना करो, जो तुम्हारा मन है वो करो। फेथ, किसी पे भी फेथ कर सकते हो। वर्शिप भी किसी की भी कर सकते हो। आप अपना नया रिलीजन बना के वर्शिप कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें आज़ादी मिलती है आर्टिकल 19 से, फंडामेंटल फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम से। अब आता है फ्रेटर्निटी, ये भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। ठीक है, ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक सामान्य नागरिक की, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बताता है और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बनाने की कोशिश करता है। सब लोग मिलजुल के रहें, भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक। ये आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज इसके बारे में बताता है। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? महत्व क्या रहा प्रेम्बल का? प्रेम्बल हमें गाइड करता है, हमें लाइट दिखाता है कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताता है कि खराब ना हो। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का एक्शन एक्शन इस तरह से होना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी बना रहे। हॉरोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक पब्लिक। हॉरोस्कोप मतलब ना कुंडली जिसे बोलते हैं, कुंडली है ये हमारे। ये किसने बोला है? के एम एन मुंशी ने बोला है। ठीक है। ये हमारी फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज को बताता है। ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। ठीक है। ये किसने बोला है? ये एम हतियातुल्ला ने बोला है। ये नाम याद रखना, ये नाम कभी कभी एग्जाम से पूछे थे किसने क्या बोला था, ये नाम आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है। अब आता अमेंडमेंट। क्या प्रेम्बल अमेंडेबल है? क्या प्रेम्बल, सबसे पहला सवाल यही आता है कि अमेंडेबल है? यस है। और हुआ है अभी तक या एक बार हो चुका है अमेंड? एक बार हो चुका है, उसमें वर्ड ऐड किए। स्टिल नाउ प्रेम्बल हैज बी अमेंडेड वंस 1975। एक बार हो चुका है, ये याद रखना। किसने किया था? इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा हुआ था। ठीक। क्या हुआ था? ओरिजिनली जब प्रेम्बल बना था उसमें सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये ऐड नहीं था। ये तीन वर्ड बाद में ऐड करे, तो ये एग्जाम में आया था कौन से वर्ड ऐड किए गए, तो ये आए। 42nd अमेंडमेंट 1976 में चेंज करके दो वर्ड ऐड किए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक है, सोशलिस्ट सेक्युलर ये ऐड किए गए हैं। ये ऐड किए हैं, ये ऐड नहीं, ये मतलब तब थे पहले से ही थे, ये ऐड करे। अब हम इसे ऐसे रीड करते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। ये प्रॉपर अब हम पढ़ते हैं ऐसे। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो ये था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था। उसके बाद दो वर्ड ऐड करे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। कब किए? 1976 में, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। प्रेम्बल अमेंड हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं हो सकता, ये बोला केशवानंद भारती के 73 में। ठीक। ये सब चीजें याद रखनी, बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल है। अब आते हैं बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, ये बोला है। प्रेम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो। अगर वन वर्ड आंसर चाहिए तो यस है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले आ रहा है बिरोरी यूनियन केस 1960 में। प्रेम्बल असिस्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, की इन द माइंड ऑफ द मेकर, सुप्रीम कोर्ट सिग्निफिकेंटली ओपन, प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इस वाले केस में बुरारी यूनियन 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ अभी गाइड करने के लिए। फिर दूसरा कोई केस आता, केशवानंद भारती केस 1973, रिकॉग्नाइज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेम्बल। उसने बोला कि भाई नहीं, प्रेम्बल तो बहुत ज्यादा जरूरी है,
पुराने इस वाले केस को ओवर रूल्ड कर देते, इस वाले केस को ओवर रूल्ड कर देते। ठीक है, ओवर रूल्ड बुरारी केस। एंड ऐसे प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो पहले में बोला है पार्ट नहीं है, दूसरे में बोला है प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर एल आई सी 1970 अप्रैल द प्रेम्बल सेट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसमें भी यही बोला, एल आई सी केस 1995 में भी बोला कि नहीं भाई प्रेम्बल इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा छोटा मोटा पार्ट नहीं, इंटीग्रल, जिसको चेंज नहीं किया, जिससे हटाया नहीं जा सकता, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल है। कैसे? अगर कोई पूछे क्यों है, भाई वो उसका हॉरोस्कोप है, वो उसका आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड है, आप नाम, जन्म स्थान, वोटर आईडी आपका आइडेंटिटी कार्ड है ना, आप चेंज नहीं हो सकता, वो पर्टिकुलर आप ही का है। सेम प्रेम्बल का एक आईडी कार्ड है, वो है प्रेम्बल, वो चेंज नहीं हो सकता। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको क्लास में प्रॉब्लम हो, आप कुछ और बेहतर समझना चाहते हो, या क्लास में कोई आपको रिव्यू देना है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आई वॉन्ट टू नो मच अबाउट दिस थिंग एंड आई एम टू माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।